हेलो एवरीवन। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग जो न्याय का ही है, सामाजिक न्याय, जिसकी हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्याय के आयाम की और न्याय के प्रकार की। ठीक है, तो जो पिछला लेक्चर हम लोगों ने समझने की कोशिश करी, उसमें जो यूनानी वाला भाग मैंने बताया, प्राचीन न्याय, उसमें प्लेटो एरिस्टोटल को डिफाइन किया। उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको एज ए नोट्स आप लोग बना लीजिए, मैंने आपको वो पूरा समझा दिया है। ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन में ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला भाग भी, व्हाट एंड व्हाई, है ना, ये वाला भाग भी इम्पॉर्टेंट है। अपने हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगली स्लाइड आएगी वो न्याय के आयाम के ऊपर आएगी। देखिए, न्याय के 3 आयाम हैं। कानूनी या विधिक न्याय, जिसे लीगल जस्टिस कहते हैं। दूसरा राजनीतिक न्याय, मतलब पॉलिटिकल जस्टिस। तीसरा आर्थिक न्याय, मतलब इकोनॉमिक जस्टिस। और चौथा सामाजिक न्याय, मतलब सोशल जस्टिस। अब इनका अलग अलग क्या मतलब है, तो देखिए, जो न्याय के ये आयाम हैं, इन आयामों को समझने के लिए, है ना, जो पूरा का पूरा हमें डिस्कोर्स को, इसको अपने हाथ में लेना पड़ेगा, वरना न्याय की अवधारणा एक तरीके से दूर हो जाएगी हमसे, हमारी समझ में नहीं आएगी। देखिए, जनरली ये देखा जाता है कि जो भी उद्देश्य हैं, है ना, इन सभी न्याय के, वो इनका उद्देश्य क्या है? एक आदर्श समाज की स्थापना करना, एक आदर्श राज्य की स्थापना करना, टू एस्टेब्लिश एन आइडियल स्टेट। और न्याय जो है वो अपने आप में पूर्ण होता है। ये माना जाता है कि जस्टिस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। ओके, तो न्याय की जब कंप्लीट होगा तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें समस्याएं खड़ी नहीं होंगी। अब न्याय की समस्या पर अगर हम लोग विभिन्न दृष्टिकोणों पर देखें तो कुछ इसके आयाम निकल कर आते हैं। वो आयाम क्या क्या हैं? इनमें सबसे पहला है कानूनी आयाम, जिसे लीगल जस्टिस कहा जाता है। देखिए, कानूनी आयाम का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। ओके, रूल ऑफ लॉ, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। तो कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, वो कोई भी हो। ओके, व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण मिला होता है, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन टू एवरीबडी। ये कानूनी न्याय के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को मिला होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को ना तो कोई विशेषाधिकार मिला हुआ है, स्पेशल राइट मिले हुए हैं, और ना ही किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके की अभाव, गरीबी वगैरह, है ना, या कोई घर से नहीं निकल पा रहा है, या कोई हिचकिचा रहा है वगैरह, इन सब की वजह से कम समझा जाएगा। तो नोबडी वुड बी कंसिडर्ड एज डिग्रेडेड, है ना, बिकॉज ऑफ हिज और हर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस। किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक, सामाजिक, है ना, और आर्थिक अवस्था की वजह से उसको निम्न नहीं माना जाएगा। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान होंगे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इस सिद्धांत को कानूनी या विधिक न्याय मानता है। ये व्यवस्था जो है ये लगभग आपको हर देश के संविधान में मिल जाएगी। हमारे देश के अनुच्छेद 14, मतलब आर्टिकल 14 में इसकी चर्चा करी गई है। तो ये जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स है, इसमें ये माना जाता है कि कानूनी न्याय को स्थापित करने के लिए उत्तरदायित्व जो है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो देश के न्यायालयों के ऊपर होगी। मतलब जो भी जुडिशियल कोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, उनके ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये जिम्मेदारी होगी कि कानूनी न्याय वो स्थापित करें, किसी के साथ अन्याय ना हो, कोई भी व्यक्ति जो दोषी नहीं है उसको सज़ा ना मिले, हमेशा दोषी व्यक्ति को ही सज़ा मिले। ये इस चीज़ की मांग करता है। और जो आजकल का हमारा दौर चल रहा है, वर्तमान काल जो चल रहा है, इसमें कानूनी समानता के लिए ये देखा गया है कि जस्टिस या जुडिशियल सिस्टम वो बहुत एक्टिव हो चुके हैं। इंडिया में PIL वगैरह एक्सेप्ट करनी शुरू हो गई है। दूसरे देशों में भी जुडिशियल रिव्यू, है ना, जिसे हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, या जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना, न्यायिक सक्रियता, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं ताकि व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। इसे औपचारिक न्याय कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज इनफॉर्मल
जस्टिस। देखिए दूसरा आता है इसमें राजनीतिक न्याय, मतलब पॉलिटिकल जस्टिस। देखिए राजनीतिक न्याय का मतलब है वन मैन वन वोट, एक व्यक्ति का एक वोट माना जाएगा। इसमें धर्म, जेंडर, कास्ट, है ना, क्लास या रेस, इन सब चीज़ों के आधार पर, रेस का मतलब एक तरीके से निर्जातीय कह लीजिए, जैसे ब्लैक और वाइट होते हैं यूरोपियन या वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, और धर्म समझिएगा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जेंडर, मेल फीमेल या कोई और जेंडर है उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अमीर और गरीब, क्लास, इसके आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी व्यक्ति, चाहे वो रिलायंस हो या हमारा कोई रिक्शा चलाने वाला हो, सभी व्यक्तियों का वोट एक ही माना जाएगा। ये नहीं होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है या बहुत ज़्यादा अमीर है या बहुत ज़्यादा राजनीतिक स्तर पर ऊपर बैठा हुआ है तो उसके वोट ज़्यादा होंगे और गरीब, अशिक्षित या अनएजुकेटेड लोगों के वोट कम होंगे। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो राजनीतिक जो न्याय है वो वन मैन वन वोट, मतलब एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत पर चलता है। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था में सभी को समान रूप से हिस्सा लेने का अवसर मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था खुली और प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी ओपन एंड इट शुड बी कॉम्पिटिटिव इन नेचर, दिस पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, सत्ता प्राप्ति के मार्ग के लिए, है ना, अगर कोई सत्ता प्राप्ति चाहता है तो सबके लिए खुला हो। इसका क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी कर रहा है उसको चुनाव लड़ने से ना रोका जाए। वो जीते या हारे ये एक अलग बात है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार सभी व्यक्तियों के पास होना चाहिए। देखिए प्राचीन जो समय था, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात करी, उसमें जो कुलीन वर्ग होते थे, एरिस्टोक्रेट, है ना, या जो धनवान व्यक्ति होते थे या जो ओलिगार्की फॉर्म करते थे, गुटतंत्र वाले लोग होते थे, उन्हीं व्यक्तियों का पॉलिटिकल जो एक पावर है उसके ऊपर एक एकाधिकार होता था। ओके, राजनीतिक सत्ता पर उन्हीं व्यक्तियों का अधिकार होता था। लेकिन अमेरिकन क्रांति होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, फ्रांस में क्रांति होती है, इसके बाद जो पश्चिमी देश थे इनमें राजनीतिक समानता की जो इच्छा रखने वाले लोग थे उन्होंने आंदोलन चलाया और वन मैन वन वोट का सिद्धांत वहाँ पर सुरक्षित किया गया ताकि लोकतंत्र जो है वो मजबूत हो सके। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा राजनीतिक न्याय है ये इसी सिद्धांत के आधार पर टिका हुआ है। लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे पूंजीवाद पश्चिमी राज्यों में या यूरोपियन राज्यों में मजबूत होता जाता है, वैसे ही वैसे सामाजिक और आर्थिक जो विषमताएं हैं, जो गैप हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं और राजनीतिक न्याय को भी अपर्याप्त माना गया, सफिशिएंट नहीं माना गया। ठीक है, इसीलिए सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्रमुख लक्ष्य कुछ समय के बाद लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया, क्योंकि राजनीतिक न्याय सिंपल था, वन मैन वन वोट। इसके साथ साथ हमें ज़रूरत है आर्थिक न्याय की और सामाजिक न्याय की, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, ये महत्वपूर्ण हो गए। अब देखिए यहीं पर हमारा अगला आता है इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, अब आर्थिक न्याय इसको क्या कहा जाएगा? तो अगर हम लोग आजकल के संदर्भ में देखें तो आर्थिक न्याय का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम का, जो भी वो लेबर दे रहा है ना, अपने श्रम का अपनी स्वेच्छानुसार वो उपयोग कर सकता है। मतलब मेरे अंदर जो भी कैपेबिलिटी है या किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भी कैपेबिलिटी है वो अपनी इच्छा के अनुसार उसका प्रयोग कर सकता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुरूप उसे पारिश्रमिक दिया जाएगा। मतलब जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसके हिसाब से ही उसकी सैलरी भी तय करी जाएगी। अब किसी व्यक्ति को श्रम करने के लिए, मतलब लेबर करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जाएगा, ये आर्थिक न्याय मांग करता है। और प्रत्येक व्यक्ति का जो उसने पूंजी कमाई है अपनी, है ना, उस पूंजी का उपभोग करने का, यूज़ करने का या वितरण करने का या डिस्ट्रीब्यूट करने का या उसको सेव करने का, संचय करने का, ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। आर्थिक न्याय इस बात का प्रबल पक्षधर रखता है कि मतलब मेरे पास जो भी संपत्ति है, मेरे पास जो भी पूंजी है या आपके पास जो संपत्ति है, आपकी जो पूंजी है, उसको कैसे खर्च करना है,
उसको किसको देना है ना, सेविंग कैसे करनी है, संचयन जिसको बोलते हैं, ये आपकी और मेरी स्वतंत्रता होगी, इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ठीक है। और ये सब लोग हम अपनी क्षमताओं के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से करते हैं, और सरकार को ऐसे अवसर और परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जहां व्यक्ति जो है उसकी गरीबी, उसके शोषण का कारण ना बने। इट मीन्स कि इवन इफ समवन इज पुअर, then it means that the state should ensure that there should not be any type of condition or circumstances where poor people should be exploited in the hands of rich or anyone. Okay, ये ध्यान रखना पड़ेगा राज्य को कि गरीब व्यक्तियों के साथ अन्याय ना हो। और गरीब व्यक्तियों को वंचित वर्ग कहा जाता है। वंचित वर्ग मतलब सबाल्टर्न ग्रुप्स, है ना। तो जो भी वंचित वर्ग हैं समाज में, उनको एक सम्मानजनक स्थिति में जीवन जीने की स्थितियां मिली होनी चाहिए, और जो न्यूनतम सामाजिक सुविधाएं हैं वो उनको मिलनी चाहिए। मतलब मिनिमल सोशल फैसिलिटीज़ शुड बी गिवन टू पुअर सो दैट दे कैन लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। देखिए, ये आर्थिक न्याय इस चीज़ की मांग प्रबलता से रखता है। लास्ट में आता है हमारा सामाजिक न्याय। देखिए, व्यक्ति के निजी जीवन जो होता है उसके साथ एक सामाजिक जीवन भी साथ साथ चलता है। हमारा एक निजी जीवन है और साथ ही साथ एक सामाजिक जीवन भी है, हम सबका है ये। इसीलिए व्यक्तिगत हित के साथ साथ सामाजिक हितों के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता है। क्योंकि इसमें देखा जाए कि हम लोग का एक निजी जीवन है, प्राइवेट लाइफ है, और एक पब्लिक लाइफ है ना। प्राइवेट और पब्लिक लाइफ होने की वजह से ही जो हमारे इंटरेस्ट्स हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं, वो कई बार ये देखा जाता है कि जो सोशल इंटरेस्ट हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्चुअल पोजीशन में आ जाते हैं। और सामाजिक न्याय व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। जो सोशल जस्टिस है वो मुख्य रूप से इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट, it tries to make a kind of communication between these two and try to adjust these two interests in the society, in the state. देखिए, सामाजिक न्याय का मुख्य आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस ये मांग करती है कि व्यक्तिगत हित से अधिक सामाजिक हित महत्वपूर्ण होते हैं। मीन्स के इंडिविजुअल इंटरेस्ट आर मोर इम्पॉर्टेंट देन सोशल इंटरेस्ट। और सामाजिक न्याय का मतलब क्या यहाँ निकलता है कि समाज में जाति है, वर्ण है, जेंडर है, धर्म है ना, ये सारी चीज़ें हैं। सामाजिक न्याय ये मांग करता है कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, क्लास, जेंडर, रेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। सो दैट इंडिविजुअल शुड लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। ऐसा क्यों होता है? ताकि व्यक्ति जो है एक गरिमापूर्ण जीवन को जी सके। ये मुख्य मांग सामाजिक न्याय की होती है। अब देखिए, जो ये मांग रखा जा रहा है कि व्यक्ति जो है वो एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, एक गरिमापूर्ण जीवन जिए और कोई भेदभाव ना हो, इसकी प्राइमरी कंडीशन क्या होगी? इसकी मुख्य शर्त क्या होगी? इसकी मुख्य शर्त ये होगी कि सामाजिक और आर्थिक समानता सभी व्यक्तियों को दी जाए। देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ सोशल, देयर शुड बी social and economic equality should be given to all individuals. Okay, then only we can imagine a complete justice which is prevailing in the society. जब भी सभी व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक समानता मिल जाएगी, तभी हम ये मान सकते हैं कि जो एक सामाजिक न्याय की परिकल्पना है वो मूर्त रूप में नज़र आ रही है। ठीक है, और ये विभिन्न देशों में प्रगतिशीलता का प्रतीक है। इट इज़ ऑलवेज
साइन ऑफ प्रोग्रेसिवनेस। ओके, क्यों क्यों है ये? क्योंकि ये सामाजिक परिवर्तन और सुधार में विश्वास रखता है, बिकॉज इट बिलीव्स इन सोशल चेंज एंड रिफॉर्म। कोई भी कभी भी मांग उठ सकती है, तो उस मांग के हिसाब से राज्य सामाजिक में परिवर्तन करे और कुछ रिफॉर्म भी करे। तो इस तरीके से सामाजिक न्याय जो है उसकी स्थापना एंश्योर करी जा सकती है। मुख्य तर्क सामाजिक न्याय ये रखता है। तो ये मुख्य रूप से 4 आयाम हमारे पास आते हैं न्याय के। अब अगला स्लाइड में हम लोग बात करेंगे न्याय के प्रकार की। देखिए, न्याय के प्रकार सिर्फ 2 तरीके के हैं, प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय। देखिए, प्रक्रियात्मक न्याय जो है वो उदारवादी विचारकों द्वारा दिया गया है। इन विचारकों का ये मानना है कि मूल्यवान वस्तुओं, सेवाओं, लाभ, है ना, इनका जब आवंटन किया जाए, जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, तो आवंटन की प्रक्रिया जो होगी वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कानून न्यायपूर्ण हो, है ना, या जो सामाजिक व्यवस्था है वो न्यायपूर्ण हो। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि न्याय की प्रक्रिया पूरी तरीके से कानूनी होगी, है ना, लीगल होगी, तो किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन नहीं होगा। और जब किसी प्रकार के नियम का उल्लंघन नहीं होगा, देयर शुड नॉट बी एनी देयर विल नॉट बी एनी वायलेशन ऑफ एनी लॉ और रूल, तो ऐसी व्यवस्था न्यायपूर्ण हो जाएगी। ओके, अब किसको क्या मिला ये बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर कम शब्दों में अगर देखा जाए तो प्रक्रियात्मक न्याय मीन्स प्रोसीड्यूरल जस्टिस। प्रोसीड्यूरल जस्टिस का क्या मतलब है कि जो भी देश के पास संसाधन हैं, उन संसाधनों का वितरण, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका वितरण खास प्रक्रिया बना के कर दिया जाए। ठीक है, जैसे आप लोगों ने यहाँ एडमिशन लिया, पहले फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद वेट किया, फिर लिस्ट आई, फिर फीस जमा करने गए, है ना, फिर आई कार्ड बना, फिर क्लासेस शुरू हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें बता रही हैं कि आपने एक प्रोसेस को फॉलो किया, है ना। एक प्रोसेस को फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि यू आर एक्चुअली इनटू द प्रोसेस, इनटू दिस थिंग प्रोसीड्यूरल स्टफ, है ना। आप प्रक्रियात्मक चीज़ों की तरफ गए, तब आप यहाँ जहाँ भी हैं वहाँ आप एडमिशन ले पाए। प्रक्रिया के तहत आपने एडमिशन लिया, लेकिन आपके एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं होता कि किसी और व्यक्ति को भी एडमिशन मिल गया या सभी व्यक्तियों को एडमिशन मिल गया। प्रक्रियात्मक न्याय ये कहता है कि एक खास प्रक्रिया बना दीजिए, खास प्रक्रिया बनाने के बाद न्याय जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। अब किसको क्या मिला इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। ये प्रक्रियात्मक न्याय का मुख्य तर्क है। अब देखिए, वहीं दूसरी तरफ जो तात्विक न्याय है, तात्विक न्याय सिर्फ प्रक्रियाओं के बना देने से, है ना, और प्रक्रियाओं के बनाने के बाद रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना या जो भी देश के संसाधन उनका वितरण करना, इसको पूर्ण नहीं मानता, बल्कि वो ये कहता है कि ये प्रक्रिया न्यायपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, अब न्यायपूर्ण का क्या मतलब है यहाँ पर कि ठीक है, ये कह रहा है कि आप खास प्रक्रिया बना दीजिए, जो भी आपने खास प्रक्रिया बनाई है ना, वो कानूनी और औपचारिक न्याय के नज़दीक जा रही है। ठीक है, ये यहाँ तक भी ठीक है। तो आप प्रोसीड्यूरल जस्टिस को फॉलो करने वाले लोग खास प्रक्रिया बना दीजिए, खास प्रक्रिया के तहत रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, लेकिन किसको क्या मिला ये बहस का मुद्दा होना चाहिए। और तात्विक न्याय जो है वो यहीं से सामाजिक और आर्थिक न्याय को पाने के लिए एक तरीके का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होंगे, एडमिशन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, कई व्यक्ति ऐसे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो एडमिशन ले ही नहीं पाए होंगे और अपने आप को दोष दे रहे होंगे। कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो कोई नौकरी करने जाते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो अपने आप को भी दोष देते हैं, जबकि दोष प्रोसीड्यूरल सिस्टम को देना चाहिए। और यहाँ बहस का मुद्दा उठना चाहिए कि सभी व्यक्ति तक रिसोर्सेज पहुँचें। तात्विक न्याय इस बात का समर्थन करता है और तात्विक न्याय के समर्थक जो हैं वो जनरली कम्युनिटेरियन थिंकर्स हैं, मतलब समुदायवादी थिंकर्स हैं,
या मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं, मतलब मार्क्सवादी विचारक हैं। तो ये दो तरीके के प्रकार होते हैं न्याय के, जिसमें एक प्रक्रियात्मक न्याय है और दूसरा तात्विक न्याय है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो हम लोग जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जॉन रॉल्स क्या कहते हैं जस्टिस के बारे में, और उसका पूरा एक व्याख्या प्रस्तुत करेंगे अपने अगले लेक्चर में। उसका क्रिटिसिज्म भी हम लोग यहाँ देंगे। अगले लेक्चर को मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, आप लोग ध्यान से उसको भी सुनिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लाके पास होइए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।